We are starting. Today's topic is angle of repose. So, what is angle of repose? That minimum angle which an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begins to move or just begins to slide down. क्या मतलब हुआ उसका मतलब? ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अब हमें एक प्लेन इंक्लाइन करना है इससे हॉरिजॉन्टल से, तो इस जगह से हमने इसको ऊपर उठाना स्टार्ट किया, इंक्लाइन करना स्टार्ट किया। तो एक इतना इंक्लाइन करना है, मान लीजिए ये कोई एंगल है, इस इतना एंगल उठा दिया कि इस पर अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दे, भले ये रफ सरफेस है, दिस इज नॉट द स्मूथ सरफेस, तो जैसे ये रफ सरफेस है, इस पर अगर आपने इससे थोड़ा और ऊपर उठा दिया तो अब ये नीचे आ जाएगा। यानी कि ये सिचुएशन वो आ चुकी है जहां पर ये अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट करने वाला है। सो जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विच द इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल when a body placed on it is just about to start its motion, then such angle, this angle phi is known as or is called angle of repose. ठीक है, जल्दी से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं साहब। तो लेट सपोज ये एम मास का है, तो इसका जो वेट होगा वो वेट हमेशा कहां पे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। अगर ये mg है और ये एंगल फाई है तो ये चीज हमें समझ में आती है कि ये एंगल भी फाई होगा, और ये एंगल फाई है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट के लिए एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, जहां तक आया वो इसका एक कंपोनेंट कहला गया। फाई की तरफ हम घूम रहे हैं इसलिए mg cos फाई। ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई प्लेन के रेस्पेक्ट में, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये इसी को क्या बोला जा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जिस टाइम ये अपनी मोशन स्टार्ट करने वाला है तो कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है कि ये मोशन किधर की तरफ होने वाली है? नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे होगी तो इसका अपोज करने के लिए एक फोर्स इस पिक्चर में आ जाएगा, जिसका काम क्या है? इसको स्लाइड होने से रोकना। और वो फोर्स कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि अब ये जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, यानी कि ये कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL या FS मैक्सिमम। FS मैक्सिमम। अगर ये mg cos फाई है तो इसका ये एक कंपोनेंट हुआ, तो प्लेन जो इंक्लाइन प्लेन है इसके अलोंग एक कंपोनेंट आएगा, इस mg का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos फाई, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg sin फाई। ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, तो mg sin फाई। अभी अगर यहां बात करें तो क्या कोई मोशन हो रही है? नहीं, अभी कोई मोशन नहीं हो रही। मोशन इज अबाउट टू बिगिन, कि अगर आपने हल्का सा भी एंगल ऊपर कर दिया या इधर पीछे से फोर्स लगा दिया तो नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, नॉट स्टार्टेड। इसका मतलब अभी सब कुछ बैलेंस चल रहा है। बैलेंस चल रहा है तो फिर से हम हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करें। तो पहले देखें यहाँ पर कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या क्या कंपोनेंट दिख रहे हैं हमें along the inclined plane, वो एक बार लिख लेते हैं। along the inclined plane एक कंपोनेंट लग रहा है mg sin फाई, ठीक है, जिसका काम क्या है? it tries to start the motion। इसी फोर्स के कारण इसकी मोशन along the inclined plane स्टार्ट होगी। इसको अपोज करने वाला है fs मैक्सिमम, यानी कि ये फ्रिक्शन which tries to oppose the relative motion या oppose the motion। ये along the inclined plane लग रहा है। अगर बोला जाए कि यहाँ पे कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कौन कौन है? सो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, तो यहां पर दो कंपोनेंट आपको नजर आ रहे होंगे, दो फोर्सेस नजर आ रहे होंगे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में। एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, और दूसरा लग रहा है mg cos फाई
वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली बोलना ज्यादा सही नहीं है क्योंकि वर्टिकली तो mg है ना, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। वो चीज गलत लिखी थी, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि वर्टिकल का मतलब हमेशा ये वाली लाइन होती है, ये वाली, तो ये नहीं है mg cos phi, है ना, तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ये भी किस डायरेक्शन में mg cos phi, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन बट डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे दो कंपोनेंट, ये मतलब जो जो फोर्सेस यहां पर लग रहे थे वो हम सब ने लिख दिया। और अगर केवल mg के बारे में पूछोगे तो ओनली mg इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब स्टडी कर रहे हैं इस मोशन की स्टडी या जो भी हम स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें केस 1 along the inclined plane, along the inclined plane, अगर इसका मैं FBD बनाऊं तो इसका FBD कैसे बनेगा, ये M इधर लग रहा है mg sin phi और इधर लग रहा है fs मैक्सिमम या FL along the inclined plane में, दो ही फोर्स लग रहे हैं, ठीक। क्या यहां पे कोई मोशन है, नहीं है, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अभी सिंस नो मोशन, नो मोशन, देयरफॉर एफ नेट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विल बी 0, क्योंकि कोई मोशन ही नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 चल रहा है। एफ नेट किसी भी एक फोर्स को पॉजिटिव मान लो, किसी भी एक फोर्स को नेगेटिव मान लो, तो एफ एस मैक्सिमम माइनस mg sin phi इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें मिल गया fs मैक्सिमम इज इक्वल टू mg sin phi, इक्वेशन नंबर 1। ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमने स्टडी कर ली। अब दूसरी स्टडी करनी है हमें किसके, केस 2, केस 2 परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर स्टडी करनी है। ध्यान से देखें तो फिर से इसका अगर FBD बनाए तो ये M एक फोर्स लग रहा है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली इंक्लाइन प्लेन के mg cos phi, m मास का ऑब्जेक्ट। फिर से कोई मोशन है क्या, कोई मोशन नहीं है, सो सिंस नो मोशन, no motion in the perpendicular to the inclined plane, therefore the net force in the direction of perpendicular to the inclined plane will be 0। कोई से भी एक फोर्स को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो, n माइनस mg cos phi इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया n इज इक्वल टू mg cos phi, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, by 1 divided by 2, by equation 1 divided by 2, what do we get, we get fs maximum upon n is equals to mg sin phi upon mg cos phi, mg and mg gets cancelled out, ठीक है। हमें मिला fs maximum upon n is equals to tan phi, tan phi, equation number 3। but since we know that, क्या know that कि जो fs f upon n होता है वो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू s इज इक्वल टू tan phi। सो हमें पता चल गया फाई, और फाई को क्या बोला जा रहा है, एंगल ऑफ रिपोज। फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, वो एंगल, वो मैक्सिमम एंगल जो अपोज कर सके, है ना, मोशन का, ठीक है। म्यू एस इज इक्वल टू tan phi, तो इक्वेशन नंबर 4। ऑल्सो वी नो दैट
ऑल्सो सिंस म्यू एस की वैल्यू होती है tan थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो म्यू एस की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan फाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, फाई। थीटा इज इक्वल्स टू फाई का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है उतना ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, या जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उतना ही एंगल ऑफ रिपोज भी आता है इंक्लाइन प्लेन के लिए। ये इंपॉर्टेंट हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल, इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल जो हॉरिजॉन्टल से बना है जिस पर अबाउट टू स्टार्ट हो जाए मोशन, या वो एंगल जो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा है जिस पर आपका जो मास का ब्लॉक है वो इज अबाउट टू बिगिन इट्स मोशन, नॉट एक्चुअली स्टार्टेड, उसका एंगल रिपोज हो गया। और एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो ये हमें पता ही है कि यहां से रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, 10 म्यू एस इज इक्वल टू, हमारे पास 3-4 फॉर्मूले आ गए, एफ अपॉन एन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई। तो जब जैसी सिचुएशन दे दी जाए उस टाइम वैसा फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कितनों को समझ में आ गया प्रॉपर्ली? तो देखिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अब रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? नाम से पता चल रहा होगा कि एक ऐसा फ्रिक्शन जो रोलिंग मोशन का अपोज करे। रोलिंग मोशन क्या होती है, जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर रोल हो, यानी कि whenever there is a relative rolling motion between two surfaces, or what we can say, whenever a body rolls over the another body's surface, then a force comes into the play which try to oppose this relative motion between the two surfaces, is called rolling friction। ठीक है, कैसे होगा देखिए। तो अब ये देखिए यहां पर ये हमने बना दी एक रोड। एग्जांपल क्या हो जाएगा, व्हील जब रोड पर कोई सा भी व्हील हो, यानी कि व्हीकल्स के जो व्हील होते हैं जब रोड पर उनकी मोशन होती है, तो ये हो गया रोड की सरफेस और ये हो गया व्हील। तो व्हील जब रोल हो रहा है और रोल होते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इस टाइम इसकी टेंडेंसी इधर आगे जाने की, तो अपने आप इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस ही हुई, तो यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और इस मोशन के दौरान, और इसी को बोल रहे हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जिस टाइम पे ये इसकी टेंडेंसी मान लीजिए इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण ये आगे रोल हो रहा है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं हम क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया। जल्दी से इसका अगर मैं मेन कॉज पूछूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, तो बड़ा सिंपल कॉज है, आपको समझ में भी आएगा। हमने बोला कि ये पूरा व्हील है, अगर इसका पूरा वेट बोले कि इस पूरे का वेट बना हुआ इस पार्ट से भी, ये इतने सारे कई पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इन सभी का जो नेट वेट है वो किस जगह पे जाकर के अप्लाई हो रहा है, इस कांटेक्ट पॉइंट पर जाकर के अप्लाई हो रहा है। पॉइंट पूरे व्हील में से एक दो जगह, मतलब थोड़ा सा पोर्शन ही एक्चुअल कांटेक्ट में, लेकिन पूरा वेट इसी पॉइंट पर है। इसका मतलब कम सरफेस एरिया पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया तो बहुत 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 कम है, इस वजह से प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा, यानी कि फोर्स बहुत 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 ज्यादा लग रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि इन एक्चुअल अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है कि चलते टाइम जो रोड है उसमें टेम्परेरी डिफॉर्मेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर
ये मैंने, ये भी स्ट्रेट है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये ऐसे देखूंगा तो कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट का स्ट्रेट ही है, लेकिन एक्चुअल में इनसाइड दिस लैटिस स्ट्रक्चर जो इसके एटम्स वगैरह हैं वो डीफॉर्म हो रहे हैं, वो हल्के से बैंड हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं फोर्स हटाता हूं वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज, सॉलिड्स आर जनरली नोन एज रिजिड, ठीक है। रिजिड का मतलब वो ये कि व्हेनेवर अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड द ऑब्जेक्ट विल बी डिफॉर्म्ड, बट दिस विल हैपन till temporary, till the force is being applied. As the force will be removed, it will regain their shape and size, actual shape and size. इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी। तो होता क्या कि रोड पर जब इतना प्रेशर लगेगा तो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हो जाएगी यहां पर, ये इस तरीके से। समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा व्यू बना रहा हूं, ये इस तरीके से। तो एक तरह से गड्ढे क्रिएट होने लग जाएंगे, जहां जहां पे ये व्हील जाएगा, जब आगे आ जाएगा तो आगे गड्ढा बन जाएगा। और अब हुआ क्या, एक तरह से गड्ढे में फंसा हुआ है, तो ये आगे जो इसका माउंट निकला, एलिवेशन निकला, ये इसको क्या करेगा, आगे जाने से रोक रहा है। तो बेसिकली ये माउंट एक तरह से इसको अपोज कर रहा है। और दूसरी चीज, ये जो जहां जहां डिफॉर्मेशन आया इसके लार्ज फैक्टर के कारण, उस जगह के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो भी दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल है, उनके बीच में बॉन्ड बनना चालू हो गए। हालांकि ये जो चीज है ये बहुत कम एक्चुअल कांटेक्ट एरिया पे बन रही है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो भी बन रहा है वो अच्छा खासा बन रहा है। लेकिन फिर दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा फैक्टर आ जाता है, टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जल्दी, लेकिन जल्दी टूट भी रहा है क्योंकि आगे बढ़ रहा है। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये किस टाइप का है, एडेसिव, ना कि कोहेसिव। क्यों? क्योंकि हम व्हील और रोड की बात कर रहे हैं। तो व्हील रबर वगैरह का बना हुआ है, उसके ऊपर का जो मटेरियल है, रोड कंक्रीट वगैरह का बना है, दोनों डिफरेंट मटेरियल के लिए जो बॉन्ड फॉर्म हुए वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करेंगे, एडेसिव। और सिमिलर होते रबर के ऊपर रबर को मूव करवाएं तो कोहेसिव। तो कोहेसिव एडेसिव से घबराना नहीं है, मेन पर्पस है कि इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन चालू हो गए। जब ये आगे बढ़ेगा तो इन बॉन्ड्स को वापस टूटना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड को तोड़ने में जो फोर्स लग रहा है वही एक तरह से फ्रिक्शन का काम रहा है। फिर ये जब आगे आ जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट गड्ढा यहां पर हो जाएगा। तो जब जहां जहां ये आगे बढ़ेगा, अच्छा जब ये यहां आ जाएगा तो ये वापस से डिफॉर्मेशन सही हो जाएगा, क्योंकि ये इतना दिखाने के लिए मैंने इतना नीचे बनाया, इतना बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी माइन्यूट सा इफेक्ट आ रहा है, बहुत माइन्यूट सा, वही यहाँ पे फ्रिक्शन का काम कर रहा है। सिंपल सी बात है। लेकिन अब दूसरी अच्छी बात क्या होगी, तो पहले तो यही समझे कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द two surfaces due to this adhesive force of attraction, because of large pressure is being applied on a small actual contact surface area. That's why a deformation will be there, and this deformation will give you or will give rise of bond formation, adhesive bond formation, and hence the object's motion will be relatively opposed. This is the main cause of rolling friction. तो ये तो हो गया cause। अब बात करें कि अगर मैं रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करूं, स्लाइडिंग का मतलब एक तरीका होता मैं इसको ऐसे रोल ना करवा के सीधा घसीट लेता, यानी कि ये जो पॉइंट ए बोल दूं यही ए पॉइंट कंटिन्यूएशन में आगे बढ़े। तो अब ध्यान से देखो, हर बार इस ए पॉइंट का ही सरफेस इसके यहां पर स्लाइडिंग में रहेगा, स्लाइडिंग के दौरान ए पॉइंट हमेशा कॉन्टेक्ट में बना रहेगा, यही बॉन्ड जल्दी जल्दी फॉर्म करेगा। या कोई दूसरा ब्लॉक ले लूं, देखिए यहां पर, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल कांटेक्ट में होंगे, है ना, ये देखिए ये नीचे के साथ। तो अब अगर मैं इनमें कंपेयर करूं कि अगर स्लाइड करवा लूं इन दोनों को भी, तो इसके तो कुछ बॉन्ड 3-4 ही बन पाएंगे, और उसी साइज का अगर मैं एक रेक्टेंगुलर या किसी भी क्यूबिकल शेप में किसी भी तरह का ले लूं, तो उसके जो बॉन्ड फॉर्मेशंस होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि उसका एक्चुअल कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। इसके अंदर इसकी शेप के कारण बहुत छोटा सा एरिया अवेलेबल है कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन इसका लार्ज एरिया अवेलेबल है इसकी शेप के कारण कांटेक्ट में आने के लिए। इस वजह से अगर मैं पूछूं कि ये दोनों ही को स्लाइड करवाऊं,
तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगा, इसमें या व्हील के अंदर? जल्दी बताइए। हाँ भाई, क्या होगा, जल्दी बताइए। सर व्हील में आएगा। व्हील के अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा? किसमें कम स्लाइडिंग होगा फ्रिक्शन सर, ज्यादा सर होगा? क्योंकि उसका बहुत बहुत माइनर पार्ट ही कांटेक्ट में है, और स्लाइडिंग वो जो स्क्वायर है उसका बहुत सारा पार्ट है, तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। बेटा मैंने हमेशा आपको जब कुछ भी नहीं पढ़ाया था, सिर्फ फ्रिक्शन बताया था, तो फ्रिक्शन का मेन कॉज ही नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मेन कॉज होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू सरफेसेस। यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन और नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा किसमें, इस क्यूबिकल शेप में या क्यूबिकल में या इस स्फेरिकल या क्यूबिकल में। सर्कुलर में? क्यूबिकल में। तो ज्यादा डिटैच करने के लिए फोर्स किस जगह लगाना पड़ेगा, सर्कुलर शेप में कि इस क्यूबिकल शेप में? क्यूबिकल में। तो फ्रिक्शन यार स्लाइडिंग में इसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू। तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्यूबिकल के अंदर ज्यादा होगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, किन दोनों को, स्लाइडिंग ऑफ व्हील एंड रोलिंग ऑफ व्हील, अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। पहले तो मैंने शेप के अकॉर्डिंग कंपेयर किया तो समझ में आया इसमें ज्यादा है, लेकिन जब मैं एक ही व्हील को स्लाइड करवा दूं तो ये देखिए हर बार एक ही पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में बना रहेगा जब जब ये आगे बढ़ रहा होगा तब तक, यही। तो इसी के बॉन्ड बनते हुए जा रहे हैं, इसको टाइम मिल रहा है, आगे जाने पर भी यही पॉइंट घसीट रहा है इसके साथ हर जगह पे। इस जगह बोलूं तो यही पॉइंट देखिए यहां पे आ रहा है, तो एक सेम पॉइंट हर जगह पे टच में बना हुआ है, इस वजह से इसको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। लेकिन अगर इसी की मोशन को मैंने, ये हुई स्लाइडिंग मोशन, जब मैं इसको केवल ऐसे घसीट रहा हूं, रोल नहीं करवा रहा, लेकिन अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रोल करवा दिया तो ये ए पॉइंट था, दूसरा जैसे ये टर्न हुआ, जैसे ये टर्न हुआ, व्हील रोल हुआ, मतलब ये ए पॉइंट यहां कहीं पे आ गया, यहां तो कुछ दूसरा पॉइंट आ गया, मतलब बस टच हुआ आगे बढ़ गया, टच हुआ आगे बढ़ गया, टच हुआ आगे बढ़ गया। कहने का मतलब यहां तो हर बार एक ही पॉइंट कंटिन्यूएशन के अंदर स्लिप हो रहा था, तो यहां पर दो सरफेसेस के बीच में ऊपर वाला पॉइंट एक ही और नीचे वाली जो भी रोड है उनके बीच में बहुत अच्छा खासा रब है ना, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है या रब हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन यहां तो कोई सा भी एक पॉइंट टच होते ही हट गया, टच होते ही हट गया, इनके बीच में रिलेटिव मोशन पूछो तो जीरो है। रिलेटिव मोशन तो तब होती है ना जब ये इसके साथ आगे बढ़ता, इसी के साथ, इसके रेस्पेक्ट में ये इसी के साथ आगे बढ़ता। यहां तो ए पॉइंट टच होते ही आगे चला गया, मतलब इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी गया, ये तो खुद आगे चला गया रोल होने के कारण। तो इन दोनों के बीच में तो रिलेटिव मोशन हमेशा जीरो रहेगी। ये टच हो रहे हैं उसके बाद दूर हो रहे हैं, इनको रिलेटिव मोशन थोड़ी कह रहे हैं जो हवा में चल रही है। रिलेटिव मोशन तो वो है जो एक दूसरे के साथ रब होते हुए चल रही है। तो हमेशा रोलिंग मोशन में होता क्या है बेसिकली कि यहां पर कोई सा भी जो फोर्स, कोई सा भी जो पॉइंट है वो कभी भी रिलेटिव मोशन में आ ही नहीं पाता, और हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन जनरली तो आ भी रहा है तो बहुत ही कम टाइम के लिए आ रहा है। आप ये भी बोल सकते हो कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत नेग्लिजिबल है, और हम फ्रिक्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जब रिलेटिव मोशन ही बहुत कम है, टेंडेंसी बहुत कम है, तो स्लाइडिंग मोशन के कंपैरिजन में रोलिंग मोशन की टेंडेंसी बहुत कम है, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन भी बहुत कम है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज ग्रेटर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, देन योर आंसर शुड बी रोलिंग फ्रिक्शन विल बी लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। शेप वाइज पूछे तो इस शेप के अंदर ज्यादा फ्रिक्शन है, इसमें कम है। कितनों को ये पूरी बात समझ में आ गई अच्छे से? So what are those factors on which the rolling friction depends, which are also called laws of rolling friction? तो basically rolling friction जो है वो
दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक, मेरे को खुद सोच करके, थोड़ा सा माइंड में सोच करके बताना कि एक व्हील है छोटा सा, ठीक है, और एक व्हील है बहुत बड़ा। अगर दोनों को सेम स्पीड से मूव करवाऊं तो कौन सा, ये भी, इसको भी ए पॉइंट बोल दिया, इसको, या इसको बी पॉइंट बोल देता हूं। सेम स्पीड से अगर मैं रोल करवाऊं, मूव करवाने का मतलब रोल करवाऊं, तो कौन सा पॉइंट जल्दी से वापस से कांटेक्ट में आएगा, स्मॉल वाले का या बिगर वाले का? स्मॉल वाले का। स्मॉल वाले का। तो फ्रिक्शन किस में, और कौन लेट आ रहा है, मतलब जिसको बहुत ज्यादा, बहुत टाइम बाद Big आया, वाले। मतलब वापस से रिलेटिव मोशन होने के लिए इसको बहुत टाइम के बाद आया है ये कांटेक्ट में। तो जल्दी कांटेक्ट में हर बार ये आ रहा है, ये हर बार लेट आएगा। किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए? बी। बेटा कौन सा, थोड़ा सा सोचो यार। छोटे वाले में। सर, ए ए में। पॉइंट तो सर, बार बार A यहाँ में जल्दी जल्दी friction आ ज्यादा जाएगा, होगा। जल्दी जल्दी आ जाएगा, जल्दी। आप सोचो ये छोटा सा ले लूं तो हर बार ए यहाँ घूम करके आ जाएगा, घूम के आ जाएगा, इसको उसी बॉन्ड फॉर्मेशन को टाइम जल्दी मिलता जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी वो रोटेशंस चल रहे हैं रोलिंग में। इसको घूमने के लिए पहले यहां तक आना पड़ेगा, बहुत टाइम लगा, इसके अंदर वही पॉइंट वापस आ गया, तो फ्रिक्शन इसमें ज्यादा जनरेट हुआ ना। या अगर कॉमन सेंस के भी पेस पे बोलूं, आप खुद बताओ, स्पीड फास्ट स्मॉल व्हील की होती है कि बड़े व्हील्स की होती है? कौन से व्हीकल में स्पीड जल्दी मिल जाएगी हमें, छोटे व्हील्स वाले में या बड़े व्हील्स वाले में? स्मॉल वाले छोटे में। प्रैक्टिकल लाइफ स्पीड की बात कर रहा हूं, फास्ट स्पीड। अब सेम स्पीड से नहीं बता रहा हूं। अगर मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, एक के टायर हैं बहुत छोटे और एक के टायर है बहुत बड़े, दोनों को अगर मैं जितना चाहे फोर्स दे सकता हूं, लेकिन दोनों में स्पीड किसकी जल्दी जनरेट हो जाएगी? मतलब Small जल्दी वाले। नहीं, जल्दी नहीं, मैक्सिमम किसके अंदर जनरेट होगी? जल्दी नहीं, जल्दी तो स्मॉल में हो जाएगी, मैक्सिमम किस में आएगी? नहीं पता, नहीं समझ में आ रही आपको। कुछ कॉमन सेंस की बातें प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग देखते नहीं है। बेटा आप लोगों ने देखा है कि जो फास्ट बाइक्स होती हैं, एक तो उनके टायर चौड़े बनाए जाते हैं, उसमें फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि वो स्लिप नहीं मारे। दूसरा, जिसकी स्पीड फास्ट करनी होती है, बाइसिकल्स जो होती हैं, उसके व्हील पीछे के बड़े बनाए जाते हैं ताकि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जल्दी मिल सके हमें, बहुत जल्दी। आप खुद सोचो, ये वाला तो बहुत स्टेबल होगा सिस्टम, और अगर मैं बहुत बड़ा व्हील बना रहा हूं तो ये बहुत अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इसीलिए होगा क्योंकि तुरंत घूम जाएगा। ये छोटा वाला जितना छोटा होगा व्हील उतना स्टेबल होगा, इसका मतलब ये उतना इजीली रेस्ट पर रह सकता है। और जितना बड़ा व्हील होगा वो रेस्ट पर रहने की कोशिश नहीं करेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। स्पीड तेज, अगर मान लीजिए इस पे 10 न्यूटन से स्पीड मुझे 10 मीटर पर सेकंड मिल रही है, और इसमें मान लीजिए 100 न्यूटन से मिल रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो एक बार जब 10 मीटर पर सेकंड हो गई ना, उसके बाद ये जब 20 मीटर पर सेकंड होगा जिस भी टाइम पर, उतने टाइम में इसकी स्पीड 10 मीटर की जगह 50 मीटर पर सेकंड पहुंच चुकी होगी। इसी वजह से जितनी भी रेसिंग व्हीकल्स होते हैं या जो जितने बड़े व्हीकल्स होते हैं उनके व्हील बहुत बड़े होते हैं और वो ज्यादा फास्ट चलती है। आप सोचो आपकी स्कूटी फास्ट चल रही है कि बाइक फास्ट चलती है, दोनों में इंजन लगा हुआ है, ठीक है, टॉर्क दे रहे हैं, जल्दी कौन सा चल पाएगा? बड़ा वाला, मतलब फास्ट। जल्दी का मतलब फास्ट, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन होता है कम, इसमें फ्रिक्शन होता है ज्यादा। तो रोलिंग फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? फिर भी अगर नहीं समझ में आया इतना समझाने पे भी, तो आप लॉ को डायरेक्टली याद रखें। तो दो लॉज हैं, क्या है? पहला कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर बोले तो रेडियस। और दूसरा जो पहले से चलता आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
उतना ज्यादा फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब तो ये कि ये देखो, इसका पूरा वेट इसने नीचे लगाया mg, तो ये इसके खिलाफ अपोजिट डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, उतना ज्यादा फ्रिक्शन। अगर दो सेम साइज के व्हील ले लूं, लेकिन एक है मान लीजिए रबर का और एक है प्योर आयरन का, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एक M1 है और एक M2 है, ये रबर का व्हील है और ये आयरन व्हील है, जैसे रेलवे ट्रैक्स के होते हैं। इसका M2G विल बी मच मच ग्रेटर देन टू M1G, यानी कि M1G इज वेरी वेरी लेस देन। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा इस M1G के नॉर्मल रिएक्शन से, वो बहुत ज्यादा होगा, यानी कि N1 बहुत छोटा होगा, N2 बहुत बड़ा होगा। तो N2 बड़ा होने के कारण अगर सेम साइज बात करी जा रही है तो हम बोलेंगे इसमें फ्रिक्शन ज्यादा